हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये चल रही है हमारी भारतीय इतिहास की एक सीरीज। जी हां दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास आपको कवर करा रहे हैं। हम गुप्त काल आपको करा रहे थे, गुप्त वंश को कवर करा रहे थे। कुछ वीडियो हमने आपको प्राचीन समय में करवा दी हैं। हमने लास्ट टाइम जो वीडियो करवाई थी वो समुद्रगुप्त की जो युद्ध नीतियां थी या सैन्य अभियान थे उनके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। आज हम आपको उनके अगले वंशज के बारे में पढ़ाने वाले हैं और आज पूरी तरीके से जो हमारा गुप्त काल है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि गुप्त काल के जितने भी शासक हैं उनके बारे में सारी बातें खत्म और फिर हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे कि गुप्त काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी विशेषताएं हैं या इनसे संबंधित शब्दावली है जो एग्जाम में पूछी जाती है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारा समुद्रगुप्त के समय में आए एक चीनी यात्री जिनका नाम था फायान, तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा उनके अगले वंशज नाम है हमारा क्या, ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमारा समुद्रगुप्त का शासन था और उनके बाद आए हमारे कौन, कुमारगुप्त प्रथम। जी हां दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम। इनका अन्य नाम महेंद्र आदित्य भी है। इनको महेंद्र आदित्य के नाम से भी जानते हैं। इनके पिताजी का नाम हमारा क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय इनके पिताजी का नाम था। अगर आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा हमारा क्या, इनकी जो माता है वो कौन है, ध्रुवा देवी। इनकी माता का नाम ध्रुवा देवी है। आगे अगर हम बात करें तो ये हमारा कार्तिकेय के उपासक थे। कार्तिकेय कौन, जो शिवजी हैं, शिवजी के जो बड़े पुत्र हैं यानी कि गणेश जी के भाई कार्तिकेय, ये उनके उपासक थे। उनकी आराधना पूजा करते थे क्योंकि इनके सिक्कों पर आप जब देखेंगे तो मयूर की आकृति, मयूर मतलब मोर की आकृति मिलेगी। और मोर किसका वाहन है वो आपको पता ही है, वो कार्तिकेय का वाहन है। आगे बात करें हमारा तो इसने नालंदा महाविहार की, नालंदा एक विश्वविद्यालय है, वर्तमान समय आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर, बिहार के अंदर। पहले उसका नाम नालंदा महाविहार था और नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कब करी थी, तो 450 एडी यानी कि 450 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे वर्तमान समय में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 1199 में एक सेनापति था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। जी हां, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नाम था इसका क्या, बख्तियार खिलजी। और इस बख्तियार खिलजी ने इस महाविद्यालय के ऊपर यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। ऐसा बताते हैं कि इतना विशाल ये आपका विश्वविद्यालय था या इसमें इतनी पुस्तकें थीं कि लगभग 3 महीनों तक आग जलती रही। तो आप सोचिए कितना बड़ा विश्वविद्यालय था और इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट करने का प्रयास किया, या फिर आप ये कह सकते हो कि नष्ट कर ही दिया लगभग। और इसके समय में मंदसौर अभिलेख, पॉइंट टू बी नोटेड, मंदसौर अभिलेख या प्रशस्ति की रचना की गई जो कि इनके दरबारी कवि, तो ध्यान रखिएगा, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने करी, वत्स्य भट्ट नाम के कवि ने करी थी। ध्यान रखना इस बात को आपको। चलिए, इसमें वर्णन किया गया है रेशम बुनकरों के बारे में कि जो रेशम बुनकर थे उनकी एक श्रेणी ने यह काम करना छोड़ दिया। मतलब वो बुनाई का जो बुनकर काम करते थे, कपड़े वगैरह बनाने का, वो काम छोड़ दिया और धनुष बाण चलाना सीख लिया। ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि हाँ, रेशम मार्ग हमारा रोम साम्राज्य को कनेक्ट करता था, आपको पता ही है ना। तो ये क्या है हमारा कि जैसे जैसे रोम के साथ भारत का व्यापार में स्थिति गिरी होगी, व्यापार कम हुआ होगा, तो इनकी वस्तुएं बिक नहीं पा रही होंगी, मजबूरन इनको अपना कार्य छोड़ना पड़ा होगा और फाइनली इनको धनुष और आपका बाण चलाने वाली चीजें सीखनी पड़ी होंगी। इससे रोम और भारत के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। अतः रेशम की मांग में गिरावट से व्यापार में भी स्थानांतरण हुआ, यानी कि इसीलिए इन्होंने अपना जो व्यापार था उसका स्थानांतरण कर लिया। कैसे कर लिया इन्होंने अपने काम का स्थानांतरण या व्यापार का, कि पहले ये रेशम के बुनकर थे और अब फाइनली इन्होंने हमारा क्या कर दिया है, बाण मतलब तीर या धनुष बाण चलाना ये सीख गए हैं। चलिए आगे बात करते। इसके बाद आया हमारा कौन, स्कंदगुप्त आई। मतलब हमारे कुमारगुप्त प्रथम के बाद आए हमारे कौन,
स्कंदगुप्त, इनके पिताजी हमारा कुमारगुप्त प्रथम थे, मतलब यही थे। और इनके समय में हूण, पॉइंट टू बी नोटेड, इनके समय में हूणों का एक, हूण हमारा क्या थी, जनजाति थी या एक लोग थे, और इन्होंने आक्रमण किया हमारा किसके ऊपर, स्कंदगुप्त जब शासन काल में आए तो हमारा गुप्त वंश के ऊपर या गुप्त काल में इनके ऊपर आक्रमण करके इनको विजय हासिल करना चाहिए, लेकिन स्कंदगुप्त ने इनको पराजित कर दिया और इन पर विजय प्राप्त कर ली। इसका प्रमाण कहां से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे अगर बात करें तो सारनाथ, आपको पता ही होगा यूपी के अंदर है, तो सारनाथ में एक बुद्ध की मूर्ति है और उस मूर्ति पर कुछ लेख लिखा हुआ है जो किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से ही संबंधित माना जाता है। यह सफल और एक अच्छा शासक था ऐसा मानते हैं, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश से बिलोंग करते थे, उन्होंने गुजरात में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। फाइनली उस सुदर्शन झील का मरम्मत या जो पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया, पुनरुद्धार किसने करवाया, हमारा स्कंदगुप्त ने करवाया, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं इनके अगले शासक जिनका नाम था नरसिंहगुप्त। तो नरसिंहगुप्त का अन्य नाम क्या है हमारा, इनको बालादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिक्कों पर एक तरफ तो लिखा हुआ है नर, तो दूसरी तरफ लिखा हुआ है बालादित्य। इससे प्रमाण मिलते हैं कि इनके दो नाम थे या इनको दोनों नाम से जाना जाता था, यानी कि नरसिंहगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और एक बालादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, पॉइंट टू बी नोटेड। ये किसको मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसने हूणों के शासक, जो सबसे एक महान शासकों में काउंट किए जाते हैं, हूणों के नाम था इनका मिहिर कुल। इन्होंने मिहिर कुल को भी पराजित कर दिया। और ये जो मिहिर कुल हैं, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये शैव धर्म के मानने वाले, ये हमारे बौद्ध धर्म के मानने वाले, तो आपस में दोनों की कट्टरपंथी थी धार्मिक मामलों में भी, इसलिए इनमें युद्ध हुआ और हमारा नरसिंह या बालादित्य ने इनको पराजित कर दिया। इनके अगले शासक है हमारे कौन, भानुगुप्त। भानुगुप्त का योगदान इतना है कि मध्य प्रदेश में स्थित भानुगुप्त के एरियन अभिलेख, ध्यान रखिएगा एरियन अभिलेख है वो किसका है, भानुगुप्त का है। और इसमें पहली बार, भारत में सबसे पहली बार लिखित प्रमाण सती प्रथा का कहां से मिलता है, एरियन अभिलेख से मिलता है। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो पॉइंट टू बी नोटेड, इनके सबसे अंतिम शासक ऐसा मानते हैं कि ये 24वें शासक थे गुप्त वंश के, और इनका नाम था कुमारगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा कुमारगुप्त द्वितीय थे। इस प्रकार के इनके अंतिम शासक के साथ हमारा गुप्त काल पूरी तरीके से समाप्त होता है। इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विशेषताओं के बारे में आने वाली वीडियोस में चर्चा की जाएगी, और इस तरीके से पूरा का पूरा आपका कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा आपका क्या, गुप्त काल। और इसके बाद हम फिर बात करेंगे कुछ अन्य दक्षिण के छोटे छोटे राज्यों को लेकर, जैसे कि चेर, चोल, पांड्य, है ना, ऐसे राजवंशों को लेकर हम चर्चाएं करेंगे। तो चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना मत भूला करो, क्योंकि आपका लाइक, आपके द्वारा शेयर किया जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाना और आपकी कमेंट्स, ये हमारा मोटिवेशन का जरिया है। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।